प्यारे बच्चों, पुनः से एक बार YouTube के GVN क्लासेस चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत। मैं नीरज सिंह आज इस वीडियो में कक्षा 10 क्लास 10 की सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो पहला है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मैं दर्पण के विषय में जो है आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। और जैसे कि इस चैप्टर की एक वीडियो हम लास्ट वीडियो भी दे चुके हैं, उस वीडियो में हम प्रकाश क्या था इसके विषय में बता चुके हैं, प्रकाश के गुण क्या थे इसके विषय में बता चुके हैं, परावर्तन क्या है, परावर्तन के गुण, अपवर्तन को भी समझा चुके हैं, अपवर्तन के गुण। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दर्पण की, दर्पण मिरर्स। तो देखिए, दर्पण हमारे वैसे दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है तुम्हारा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरे होते हैं तुम्हारे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्लियर हुआ बच्चों? दर्पण की बात करें तो दर्पण दो प्रकार के, एक तो होते हैं प्लेन मिरर्स और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, मतलब गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हुए तुम्हारे, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण। तो दर्पण है क्या, पहले तो इस चीज को समझ लो। दर्पण है क्या, मिरर है क्या? आम भाषा में यदि जनरली रूप से ही कतई सिंपल कतई भाषा में हम आपको समझाएं तो दर्पण है जब कोई भी चिकना तल हो, क्या हो, चिकने तल, चिकने तल पे पॉलिश करके उसके एक तल को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो इस सिस्टम को या इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। मतलब कि जैसे कि तुम्हारा कोई कांच की प्लेट हुई, उस पर एक तरफ हम पॉलिश कर दें और दूसरा जो तल है वो परावर्तक तल का काम करने लगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। क्लियर हुई? दर्पण में समतल दर्पण हुआ और गोलीय दर्पण हुआ। तो समतल दर्पण हमारा वह दर्पण होता है जो हम घरों में अपना चेहरा देखने के लिए रोज यूज करते हैं, वो हमारा समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताएंगे यहाँ पे। गोलीय दर्पणों में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ से पहले हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण जैसे कि ये हुआ तुम्हारा, ये हुआ और इस पे एक तरफ पॉलिश कर दी, कोई भी प्लेन तल है, प्लेन तल पे हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और पॉलिश करने के बाद ये वाला जो तल है, ये वाला जो तल है किसका काम कर रहा, परावर्तक का, परावर्तक तल बोलेंगे इसको, जो परावर्तन का काम कर रहा परावर्तक तल कहलाएगा। ये हो गया तुम्हारा प्लेन मिरर। और जबकि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में होते हैं जो किसी खोखला कांच है, खोखले कांच के गोले से, खोखले कांच के गोले के वे पार्ट होते हैं, यहाँ से हमने कोई पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट निकाल दिया, तो ये पार्ट जो निकाले गए वे हमारे कहलाए गोलीय दर्पण। अब इसमें हम दो प्रकार से पॉलिश कर सकते हैं। देखो, एक तो इस प्रकार से पॉलिश कर सकते हैं इसके अंदर को, ठीक है, या इस प्रकार से इसमें बाहर की तरफ को पॉलिश कर सकते हैं। दो प्रकार से पॉलिश की जा सकती है इसकी। एक तो इसके जो दबा हुआ पार्ट है, जैसे सपोज डेट, अभी इसी को समझ लो, ये एक हमारा समतल है और इधर हम इसको पॉलिश कर दें, पॉलिश करने के बाद कभी प्लेन है, तो प्लेन होने पर ये परावर्तक तल का जब काम करे, परावर्तक तल का काम करेगा, तो ये किसका काम कर रहा है, समतल दर्पण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, समतल दर्पण का। और यदि हमारा कोई कांच का गोला है, कांच के गोला, खोखला गोला है, उसका कोई पार्ट निकाल लिया, तो वो इस प्रकार का होगा। कैसा होगा, इस प्रकार का होगा।
तो इस प्रकार में एक बार को हम इधर से पॉलिश कर सकते हैं, एक बार को इधर से पॉलिश कर सकते हैं, तो ये तल परावर्तक का काम करेगा। तो ये वाली आकृति बनी हमारी, तो ये वाला जो बनेगा फिर उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ये वाला, इसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और यदि ये वाले को हम पॉलिश न करके आपको बाहर पॉलिश कर दी हमने, ये वाली स्थिति में ये, तो इसमें अंदर पॉलिश न करके आपको बाहर पॉलिश कर दी, ये वाले पे पॉलिश कर दी, ये वाले पे जैसे ही हमने पॉलिश करी तो पॉलिश करने के बाद क्या बनेगा, ये वाला परावर्तक तल का काम करना शुरू कर रहा है। ये रही, बाहर पॉलिश कर दी, ये बाहर पॉलिश कर दी, तो ये अंदर वाला तल ये किसका काम कर रहा है? परावर्तक तल का, परावर्तक तल का। तो ये होगा तुम्हारा कौन सा? ये वाला अवतल दर्पण होगा। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। और ये होगा तुम्हारा उत्तल दर्पण। अर्थात इसको सीधी सीधी हम ये कह दें कि जिस गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है, जबकि जिस गोलीय दर्पण का दबा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर हुई? अब इसके बाद हम प्रतिबिंब की स्थिति को देखते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले हम समतल दर्पण की लेके चलते हैं। तो समतल दर्पण से को समझ लो पहले, समतल दर्पण की प्रतिबिंब की क्या क्या गुण होंगे, क्या स्थिति होगी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव एक तो सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे होते हैं और आभासी होते हैं। ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने यहां कोई भी वस्तु रख दी जाए, क्या रख दी जाए? वस्तु रख दी जाए तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? आभासी। दर्पण के पीछे जितने भी बनते हैं वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं, क्योंकि ये वास्तव में नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनका हम केवल आभास करते हैं। तो रियल होकर के कैसे होंगे? एक्चुअल मतलब कि आभासी प्रतिबिंब होंगे। और कैसा होगा? जैसी वस्तु है, वस्तु सीधी है तो सीधा ही होगा, वस्तु की तरह ही सीधा ही होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा। क्लियर हुई? प्रतिबिंब का आकार कैसे हुई? वस्तु के समान ही हुआ। आगे यदि प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे? समान दूरी पे बनेगा। जितनी दूरी पे वस्तु रखी हुई है तुम्हारी उतनी ही दूरी पे क्या होगा? प्रतिबिंब ही उतनी ही दूरी पे होगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, यदि इसकी यहाँ पे नोटेड पॉइंट याद कर लो। इसकी विशेषता है कि यदि हम वस्तु को जितने वेग से पीछे हटाएं तो प्रतिबिंब भी उतने ही वेग से पीछे हटेगा, और जितनी वेग से वस्तु की दर्पण की ओर कोई वस्तु चल रही है तो प्रतिबिंब भी उतने ही वेग से किधर को आएगा? दर्पण की ओर को आएगा। दोबारा से समझ लो, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के जो गुण हैं, सबसे पहले तो सीधा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। दूसरा जो होगा सीधा होगा, आभासी होगा, समान दूरी पे होगा। जितनी दूरी पे वस्तु होगी दर्पण से उतनी ही दूरी पे क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। उतनी ही दूरी पे क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। और यहां से ये यदि हम दर्पण से वस्तु के जिस वेग से पीछा को लेके जा रहे हैं, जितनी तेजी से लेके जा रहे हैं उतनी तेजी से प्रतिबिंब भी पीछा हो जाएगा। और यदि वस्तु को जिस वेग से हम दर्पण की ओर को लेकर जाएं तो प्रतिबिंब भी उतने ही वेग से हमारा आएगा, इसकी तरफ को दर्पण की ओर को आएगा। क्लियर हुई बच्चों? अच्छा, यदि हमें समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है किसी भी वस्तु का, तो उसकी समतल दर्पण की कम से कम वस्तु की जितनी भी लंबाई है उसकी 1/2 दर्पण की ऊंचाई होनी अनिवार्य है, अन्यथा हम संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण समतल दर्पण में नहीं देख सकते। तो सीधी सी बात ये निकल के आती है कि यदि हमें वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई की या वस्तु की लंबाई की आधे होनी अनिवार्य है। आधा होना क्या है? अनिवार्य हो जाता है। हम सीधा ये बोल सकते हैं कि दर्पण की न्यूनतम
लंबाई जो होगी वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तभी हमें संपूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। तो क्लियर हुआ बच्चों। यहाँ के बाद अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पणों की। इसकी बात करते हैं गोलीय दर्पणों की। देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के विषय में भी आपको पीछे भी हम अभी बता चुके हैं कि क्या प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण दो प्रकार का होगा। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण वह होते हैं जो किसी खोखले गोलीय कांच के पार्ट होते हैं और उनके एक सिरे पर या एक तरफ, एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश करने के बाद जो है दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इनकी दो कंडीशन है दोनों के लिए, ये बता दी है। एक दबा हुआ है, उस उभरे हुए पे पॉलिश है, तो दबा हुआ परावर्तक तल का काम कर रहा है ये वाला परावर्तक तल, और इसका जो परावर्तक तल है ये है परावर्तक तल। तो यहां से कोई प्रकाश की किरण है तो प्रकाश यहां से परावर्तित होकर ये आ जाएगी, ऐसे ही। तो कोई प्रकाश की किरण डल रही है तो प्रकाश की किरण डलने के बाद ये परावर्तक तल से टकराएगी, टकराकर वापस आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ पर? और इनकी जो पहचान है, पहचान ये बताई दी है कि जहां दबा हुआ तल परावर्तक का काम करे और उभरे हुए में पॉलिश है, तो वो कौन सा होगा तुम्हारा, ये होगा अवतल दर्पण। और उभरा हुआ परावर्तक का काम और दबे हुए पे पॉलिश है तो ये कौन सा होगा तुम्हारा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। स्पष्ट हुआ? अब यहाँ पे आप देखते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहले गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण के विषय में संपूर्ण जानकारी समझ लें। परिभाषा देखिए कौन सा बना तुम्हारा, उत्तल दर्पण बना, सॉरी अवतल, कौन सा बना, अवतल दर्पण। और ये बना तुम्हारा उत्तल दर्पण। अब सबसे पहले देखते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का जो ध्रुव है, जो भी हमारा वक्राकार या गोलीय क्या बोलेंगे हम, गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, गोलीय पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, या हम कह सकते हैं परावर्तक तल का केंद्र बिंदु, परावर्तक तल का केंद्र बिंदु। तो परावर्तक तल ये है तो परावर्तक तल का केंद्र बिंदु ये जो होगा, ऐसे यहाँ पे परावर्तक तल का जो केंद्र बिंदु होगा ये कहलाता है तुम्हारा ध्रुव। इसको डिनोट करते हैं हम पी के द्वारा। इसके द्वारा डिनोट करते हैं, पी के द्वारा। तो हम बोलेंगे परावर्तक तल का जो केंद्र बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसमें भी और इसमें भी। दूसरा है तुम्हारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र जो देखो अभी हम पीछे आपको बता चुके हैं गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण किसी भी खोखले कांच के गोले का पार्ट होता है,
तो यदि हम इसको संपूर्ण गोला बनाएं तो इस प्रकार बनेगा, ऐसे इसको संपूर्ण गोला बनाएं तो इस प्रकार होगा। कोई गोला होगा जिसका ये पार्ट लिया गया है, संपूर्ण गोला ये होगा जिसका ये कोई पार्ट लिया, तो इसका कोई ना कोई तो केंद्र होगा, कोई ना कोई तो केंद्र होगा। तो यह जो केंद्र है, अर्थात हम ये बोलेंगे कि गोलीय दर्पणों की जो वक्रता केंद्र है, जिस पार्ट का, जिस खोखले गोले का वह हमारा दर्पण है, उसका जो केंद्र होगा वही क्या होगा, उसका दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट ये की जाती है। क्लियर होगी बच्चों इतनी बात। तीसरा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कह सकते हैं हम। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, किसी भी, या हम बोलेंगे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये वाली क्या कहलाएगी, ये अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। क्लियर है। उसके बाद ये बोल रहा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। तो दर्पण और दर्पण के परावर्तक तल, ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे परावर्तक तल। परावर्तक तल, यहाँ पर ये वाला है परावर्तक तल, ये है हमारी पॉलिश, और ये वाली इसमें अंदर है पॉलिश, इसमें अंदर है पॉलिश। क्लियर हुआ। अब इसकी बात कर रही हूँ वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या होती है परावर्तक तल से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या होगी, अथवा या हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या होगी, अथवा कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस खोखले गोले की त्रिज्या के बराबर होती है जिस गोले का यह पार्ट है, जिस गोले का यह पार्ट है। तो अर्थात यहां से और यहां तक की ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्लियर हुई। आगे है तुम्हारा अभिलंब। और अभिलंब के बाद है तुम्हारा मुख्य फोकस। या मुख्य फोकस। और उसके बाद है तुम्हारा फोकस दूरी। और उसके बाद है फोकस तल। और दर्पण का द्वारक। और 10वें में है एफ तथा आर में एक रिलेशन होता है, एफ तथा आर में संबंध। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। दर्पण का ध्रुव बता ही चुके हैं। परावर्तक तल का केंद्र बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का पार्ट होते हैं उस गोले का जो केंद्र होता है वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या जो दर्पण है या जो गोलीय पृष्ठ है जिस खोखले गोले
का पार्ट है उस गोले की जो त्रिज्या होगी वह उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता केंद्र अथवा हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र अथवा ध्रुवक के बीच की जो दूरी है, ध्रुवक की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अभिलंब, अब बात करते हैं अभिलंब की। अभिलंब जो होता है, यह जो होता है किसी भी, इसका नाम एम और एम डैश दे दो, एम और एम डैश। अभिलंब, अभिलंब जो है दर्पण के किसी भी बिंदु को, दर्पण पे या गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये किसी भी बिंदु को मिला दो, यह क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस जो होती है वह बिंदु होता है कि जिस बिंदु से, जिस बिंदु से, मतलब देखो यहाँ कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण इस जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तक तल से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहलाता है। अर्थात समझ देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश की किरण ये होगी, मुख्य अक्ष की प्रकाश की किरण ये हो गई, उसके बाद परावर्तक तल, परावर्तक तल से किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए मुख्य अक्ष ये है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण गई और यहां से ये ऐसे हो जाएगी, तो इसमें देखो हमें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो हमें ऐसे प्रतीत हो रही है कि इस बिंदु से निकल के जा रही हो या वास्तव में होके जाती है। तो वास्तव में तो होके जाएगी किसमें, अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में हमें प्रतीत होगी कि जैसे यहाँ इस बिंदु से निकल के आ रही है, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है कौन सी किरण, परावर्तित किरण, या जिस बिंदु से परावर्तित किरण होके जाती है तो वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस अथवा फोकस कहलाता है। क्या फोकस अथवा फोकस कहलाता है। क्लियर हुई जी मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी, फोकस बिंदु तथा ध्रुव तक के बीच की जो दूरी होगी ये फोकस दूरी कहलाती है। इसको एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ये फोकस बिंदु था, फोकस बिंदु और ध्रुव, ध्रुव ये था पी, ध्रुव पी तक की जो दूरी है तुम्हारी क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी होगी फोकल तल, फोकल तल जो होगा, फोकल तल फोकस बिंदु से, समझना इसको, फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत जो रेखा खींची जाए या जो तल खींचा जाए, जो या हम बोलेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत, वह तल जो मुख्य फोकस से होके जा रहा है, ये वाला ये तल जो कहां से होके जा रहा, मुख्य फोकस से होके जा रहा है, जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत है, वह क्या कहलाता है तुम्हारा, फोकस तल या फोकल प्लेन कहलाता है। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक जो है, दर्पण का द्वारक है सीधा परावर्त, उसकी जो हमारा गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ की जो व्यास है, गोलीय पृष्ठ जो हमारे पास है, देखो यहां समझ लो इसको, ये इस प्रकार ये हमारा गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ का जो व्यास ये मानेंगे, ये इसका द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा एक बात हम पीछे बताना भूल गए थे, जो हमारा प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, इसकी जो वो क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यदि इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करने लगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, समतल की, समतल के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। तो बच्चों ये जो है बात अब यहाँ पे स्पष्ट हो चुकी है। ये इससे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिबिंब का बनाना आपको सिखाएंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।